हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चों? कैसी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है? उम्मीद है हमारे सारे बच्चे हमारे द्वारा भेजे जाने वाले सभी वीडियोस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपना सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, राइट? लास्ट वीडियो में मैंने नाभिक की संरचना चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था आपको, और आज बेटा इसका हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक। क्या जानेंगे? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम शॉर्ट में AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? AMU। A मीन्स होता है एटॉमिक, M मीन्स होता है मास, U मीन्स यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, राइट? परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है? एक्चुअल में बेटा जो किसी भी परमाणु के मूल कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके द्रव्यमान बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अतः हम इनके द्रव्यमानों को मेजरमेंट करने के लिए, इनको मापने के लिए एक बहुत छोटे मात्रक का चयन करते हैं, एक बहुत छोटे यूनिट की तलाश करते हैं। उसी छोटी यूनिट को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, यानी जो नाभिकीय भौतिकी है, उसमें इन मूल कणों के द्रव्यमानों को पढ़ने के लिए हम लोग AMU का इस्तेमाल, एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल, यानी छोटे द्रव्यमानों को पढ़ने के लिए AMU का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? खास तौर पे इसका उपयोग एटॉमिक फिजिक्स में ही होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी होता है। अब एक AMU होता क्या है? एक AMU किसके बराबर होता है? एक AMU का मान कैसे फाइंड करेंगे? तो एक AMU का जब हम मेजरमेंट करेंगे तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक AMU 6C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर। जो एक AMU है वो 6C12 द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर। क्लियर? अब आप कहोगे सर आपने 6C12 ही क्यों लिया? क्या हम इसकी जगह पर 8 और 16 नहीं ले सकते? इसकी जगह पर 8 और 16 भी तो लिया जा सकता है। तो अगर आप 8 और 16 को लेते हो तो आप क्या कहोगे कि एक AMU 8 और 16 के 1/16वें भाग के बराबर, इसके 1/16वें भाग के बराबर। चलिए अब देखिए, अगर हमें एक AMU का मान निकालना है तो एक AMU बराबर किसके हो जाएगा? 1/12 गुणे 6C12 परमाणु 6C12 की एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, ये कितना आ जाएगा? 1/12। और 6C12 के
एक परमाणु का अगर द्रव्यमान निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसका परमाणु भार कितना है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 12। अगर एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो इसको हम आवागाद्रो संख्या से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, आवागाद्रो संख्या से। तो ये 12/n हो जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा तो 1/n आ जाएगा। n को हम लोग कहते हैं, जहां कैपिटल N आवागाद्रो संख्या है, इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻²3। तो ये हो जाएगा 1/6.023 इंटू 10⁻²3। एक AMU की वैल्यू। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.66 इंटू 10⁻1.66 इंटू 10⁻24। और जब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27। तो एक AMU का मान कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। क्लियर है भाई। तो बेटा एक AMU क्या होता है, सबको समझ में आ गया। सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट करें। नोट हो गया बच्चों, सभी बच्चों का नोट हो गया। तो ये हो गया हमारा परमाणु द्रव्यमान मात्रा। अब देखिए, अगर हम इस एक AMU द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित करें तो आप जानते हैं हमारे आइंस्टीन महान वैज्ञानिक, उन्होंने किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने का समीकरण दिया। क्या समीकरण दिया था, आइंस्टीन के समीकरण से डेल्टा E बराबर होता है डेल्टा MC। अगर किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया, किसी भी कण के द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया, तो यदि किसी भी कण के मास में जो क्षय है वो डेल्टा M C प्रकाश की चाल है, तो उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा E की वैल्यू डेल्टा M इंटू C²। तो अगर हम 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम द्रव्यमान का क्षय करें, C प्रकाश की चाल है, इसको यहां पर रखें और डेल्टा E का मान निकालें तो डेल्टा E का मान जूल में प्राप्त होगा। इसमें प्राप्त होगा जूल में। और अगर उसको हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें, इसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन, तो इस समीकरण से एक AMU की जो वैल्यू 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम आई थी, इसको अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे इस समीकरण की हेल्प से, तो एक AMU बराबर लगभग 931 MeV। कितना होता है, 931 MeV इसका मान कंफर्म। तो चाहे आप एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम कहें, या अगर आप इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहेंगे तो 931 MeV भी कह सकते हैं। क्लियर है?
तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को समझ में। एक एमओ कितना होता है, एक एमओ की वैल्यू किलोग्राम में कितनी होती है, ग्राम में कितनी होती है और मिलियन इलेक्ट्रॉन में। ओके, अब बेटा हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे समस्थानिक। समस्थानिक समभारिक समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक छोटी क्लासों से आपको पढ़ाएंगे। समस्थानिक क्या है? एक ही परमाणु के एक ही पदार्थ के वे परमाणु, एक ही पदार्थ के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर? एक ही पदार्थ के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे अगर हम समस्थानिक की बात करें तो 1H1 1H2 1H2। देखो बेटा, पदार्थ एक ही है, एक ही पदार्थ है, सबके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न, तो ये क्या कहलाएगा? समस्थानिक। इंग्लिश में इसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या होते हैं सबको समझ में आए? जैसे ये हाइड्रोजन के अणु 8O16 8O17, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक समान, तो ये ऑक्सीजन के समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं बेटा? क्लियर होगा सबको? एक ही पदार्थ के वे परमाणु, पदार्थ एक ही होता है, एक ही पदार्थ में परमाणु दो प्रकार, इसलिए इनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न, तो ये समस्थानिक। अब इसके बाद बात आती है समभारिक। समभारिक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, समभारिक है। यानी जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। ठीक, जैसे 1H3 और 2He3, 1H3 और 2He3, देखिए दोनों के परमाणु भार क्या है? समान है, और परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न। तो बेटा ये क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। जैसे 6C14 और 7N14, ये कार्बन का आइसोटोप है, 6C14 और 7N14। देखिए इनके परमाणु भार क्या है? समान है, और परमाणु क्रमांक क्या है? तो ये क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे, आइसोबार्स कहते हैं। फिर इसके बाद बेटा हम लोग जानेंगे समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, यानी ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या से, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं।
जैसे 3Li7 और 4B8, 3 लिथियम 7। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए तो संख्या कितनी आएगी? 4, और मिल जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालनी है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, 4 आ जाएंगे न्यूट्रॉन। इसमें 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 आ जाएंगे। तो ये ऐसे तत्व हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान। बात समझ में क्लियर है? तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न को समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक असमान हो, परमाणु भार समान हो, समभारी कहलाते हैं। और ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है और समन्यूट्रॉनिक क्या है, सारे बच्चों को समझ में आया। इसके बाद बेटा हम लोग जानेंगे नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेस। नाभिकीय बल क्या होते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियन माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखने जिससे कि ये नाभिक बने रहे। जिन बलों की आवश्यकता होती है उन्हें हम कहते हैं नाभिकीय। तो नाभिक के न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बलों को हम नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। क्लियर? इन नाभिकीय बलों की विशेषताएं क्या है? नाभिकीय बलों की विशेषताएं, नाभिकीय बलों की विशेषताएं। नाभिकीय बलों की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, यह अत्यंत प्रबल बल होते हैं। नंबर 2, ये अद्वितीय बल होते हैं। नंबर 3, ये वैद्युत बल होते हैं, यानी एक नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं और नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं। ये अत्यंत लघु परासी बल, शॉर्ट रेंज में ही काम करते हैं। ये आवेश अनाश्रित बल होते हैं, यानी ये आवेश पर डिपेंड नहीं। नोट करो बेटा। क्लियर है बच्चों? तो नाभिकीय बल क्या होते हैं और नाभिकीय बलों की विशेषताएं क्या होती हैं, सबको समझ में। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या।
इसी में लिख देते हैं तथा नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ये कैसे पता चलता है कि किसी भी कोई भी तत्व स्थायी है या अस्थायी, स्टेबल है या अनस्टेबल है? बहुत सरल शब्दों में इसको समझ लीजिए। किसी भी नाभिक का स्थायी होना या अस्थायी होना उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की सापेक्ष संख्या पर निर्भर करता है। जो हल्के तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन आदि को छोड़, इसके अलावा जितने भी तत्व ऐसे हैं जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है, वे सब स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटॉनों के बीच लगने वाले जो प्रतिकर्षण बल का मान वो उस तत्व के इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संतुलित करता है। इसलिए नेट आकर्षण बल जो है वो शून्य हो जाता है। क्लियर? इसलिए वो तत्व अधिकतर जितने भी तत्व हैं वो सब स्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े तत्वों की ओर बढ़ते जाते हैं, भारी तत्वों की ओर बढ़ते जाते हैं, उनमें फिर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है और न्यूट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। यानी जो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की सापेक्ष संख्या का अनुपात था वो बढ़ जाता है, बदल जाता है। ऐसी दशा में जो प्रतिकर्षण बल का मान है वो आकर्षण से ज्यादा हो जाता है और उस तत्व का नाभिक अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर? क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, यानी अस्थिर। इसी वजह से जितने भी भारी परमाणु भार वाले तत्व हैं वे सब ज्यादातर कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल। क्लियर? इसी वजह से जो बहुत बड़े परमाणु भार वाले तत्व हैं वो अल्फा बीटा और गामा का इमिशन करके, उत्सर्जन करके स्थायी तत्वों के नाभिकों में बदलने का प्रयास करते। मैक्सिमम 82 के ऊपर, शीशे के ऊपर 82 से जिनके भी परमाणु भार अधिक है वे सब अनस्टेबल होते हैं, मोर अनस्टेबल। अतः इसी वजह से जब भी कोई भारी परमाणु अल्फा बीटा गामा का इमिशन करता है तो वो शीशे में आकर के, तो इस प्रकार से कोई भी तत्व अस्थायी होगा या स्थायी होगा, इस बात की डिपेंडेंसी उस नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की सापेक्ष संख्या पर। क्लियर? तो इस प्रकार से बेटा आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत ही सरल चैप्टर, बड़ा ही साधारण चैप्टर है। ओके, सारे बच्चे इसी प्रकार से हमारे ऑनलाइन वीडियोस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।